नमस्कार, आज है 2 जनवरी, दिन सोमवार और आप देख रहे हैं साल 2023 का पहला इंडिया 360 जो है जी बिजनेस का प्राइम टाइम शो, जिसमें हम करते हैं दिन भर की तमाम अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस मेरे यानी दीपक डोभाल के साथ। हो जाइए तैयार, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। गेमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने की कवायद। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। नए नियमों से कितनी बदलेगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री। नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी याचिकाएं खारिज। संविधान पीठ ने सरकार के फैसले को बताया सही। दिल्ली में दरिंदगी के खिलाफ आक्रोश, लड़की का हुआ पोस्टमार्टम। 5 आरोपियों को 3 दिन की पुलिस रिमांड। पुलिस ने कहा लड़की को 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा गया। तुनिशा के परिवार पर शीजान की मां का बड़ा बयान, झूठ बोल रहा है तुनिशा का परिवार। सभी को थी ब्रेकअप की जानकारी, बुर्का पहनने के दबाव को भी बताया बेबुनियाद। बाजार ने की पॉजिटिव मूड के साथ नए साल की शुरुआत। सेंसेक्स में 350 से ज्यादा अंकों का उछाल। निफ्टी भी करीब 100 अंकों की तेजी के साथ हुआ बंद। आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट चारों में निवेश करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। और इस साल इक्विटी के साथ डेट, रियल एस्टेट और गोल्ड में भी कीजिए निवेश। मार्केट आउटलुक 2023 में कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट नीलेश शाह की सलाह, पोर्टफोलियो को सहारा देगा डेट इन्वेस्टमेंट। तो ये रही हेडलाइंस। अब जरा सुबह से लेकर शाम तक की पूरी कहानी देखते हैं टॉप न्यूज में। जम्मू के राजौरी में आज सुबह आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस धमाके में एक बच्ची की मौत हो गई। इस ब्लास्ट में 5 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। धमाका उन 3 घरों में से एक में हुआ जहां रविवार शाम आतंकवादियों ने फायरिंग की थी। इस आतंकी हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी और 7 घायल हैं। आशंका जाहिर की जा रही है कि रविवार शाम फायरिंग के बाद ही आतंकवादियों ने घर में आईईडी रख दिया होगा। सूत्रों के मुताबिक एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के ढांगरी गांव का दौरा करेगी। चंडीगढ़ में पंजाब खबर आई। ये क्षेत्र हाई सिक्योरिटी वाला रीजन है। यहां पर पंजाब और हरियाणा के सचिवालय, विधानसभा के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आवास है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से बम को सुरक्षित कर लिया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह बम आया कहां से। इधर भारत ने 6 देशों के ट्रांजिट अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर टेस्ट जरूरी कर दिया है। यात्रियों के लिए बोर्डिंग से अनिवार्य होगा। चीन, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और जापान से सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में यात्रियों के लिए बोर्डिंग से पहले आरटी-पीसीआर टेस्ट अनिवार्य होगा। यह नियम अब ट्रांजिट यात्रियों पर भी लागू होगा। भारत ने कदम ऐसे समय में उठाया है जब महामारी की शुरुआत के बाद से चीन अपने सबसे खराब कोविड प्रकोप से निपट रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एमवीए ने भ्रष्टाचार की 3 दुकानें खोली हैं, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे लिए जेएएम का अर्थ का मतलब है जन धन के लिए जे, आधार के लिए ए और मोबाइल के लिए एम। वहीं एमवीए सरकार के लिए जैम का अर्थ जॉइंट एक्वायरिंग मनी है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक जनसभा को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित कर रहे थे और पालघर में साधुओं के साथ कैसा व्यवहार किया गया सबने देखा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर हमला करते हुए कहा कि उद्धव हिंदू हृदय सम्राट के बेटे ने एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में मामले की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में धर्मांतरण मामले को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज इसके खिलाफ सड़कों पर उतरकर गुस्सा जाहिर कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने आज मौके पर पहुंचकर नारायणपुर के एसपी सदानंद कुमार पर हमला कर दिया।
इस हमले में उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। नए साल के ठीक एक दिन पहले एड़का थाना क्षेत्र में गोर्रा गांव में धर्मांतरण के मामले को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। इसके बाद जमकर बवाल हुआ, मारपीट में कई लोग घायल हुए। घटना को लेकर सर्व आदिवासी समाज ने आज नारायणपुर बंद बुलाया था। इसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में टीडीपी नेता एन चंद्रबाबू नायडू के कार्यक्रम में रविवार को एक बार फिर भगदड़ मच गई। घटना में 3 लोगों की मौत की खबर है। गुंटूर के एसपी ने बताया कि हादसे में 13 लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक गुंटूर में विकास नगर में फ्री राशन किट डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। कार्यक्रम में नायडू भी थे। उनके निकलने के कुछ देर बाद ही भगदड़ मच गई। बीते 5 दिनों में आंध्र प्रदेश में ये दूसरी घटना है और इससे पहले 28 दिसंबर को नेल्लौर में चंद्रबाबू के कार्यक्रम में भगदड़ मची थी और उसके बाद एक महिला समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। और आइए अब शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरी। जी हां, तो आज की कवर स्टोरी हमारी जुड़ी है ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी हुई। जी हां, देश में ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने की शुरुआत एक तरह से हो चुकी है। केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए नए नियमों का ड्राफ्ट जारी कर दिया है और इन नियमों के जरिए ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित बनाने की कवायद की जा रही है। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और मेटावर्स भी शामिल होंगे। ये नियम उन तमाम ऑनलाइन गेम्स पर लागू होंगे जहां पैसा लगाया जा रहा है या कमाया जा रहा है। इन गेम्स की निगरानी के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी भी होगी जो ये देखेगी कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग एंटिटी के लिए कुछ नियम भी तय कर दिए गए हैं। ड्राफ्ट के मुताबिक ऑनलाइन गेम्स को साफ साफ शब्दों में यूजर को बताना होगा कि उससे किस तरह के वित्तीय जोखिम है, किस तरह के नुकसान जुड़े हुए हैं। यह स्पष्ट साफ तरीके से बताना होगा। और क्या संबंधित गेम की लत लग सकती है? आपने बहुत सारे गेम्स के डिस्क्लेमर्स में सुना होगा, लेकिन सारे इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब यह सबको फॉलो करना होगा कि इसके किस तरह के वित्तीय नुकसान है और संबंधित गेम की क्या लत लग सकती है। यह बताना पड़ेगा साफ साफ स्पष्ट शब्दों में। ऑनलाइन गेमर के लिए केवाईसी की भी व्यवस्था होगी और केवाईसी इसलिए होगी ताकि यूजर क्रिप्टो या किसी भी तरह के दूसरे जोखिम से बचा रह सके। तो आपको केवाईसी भी कराना होगा ताकि सरकार को पता लग सके कि किस चीज में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। ड्राफ्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन गेमिंग अगर बेटिंग की तरफ नहीं जा रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, इजाजत होगी। लेकिन बेटिंग की आड़ में, ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में, गेम ऑफ स्किल की आड़ में अगर आप बेटिंग करवा रहे हैं तो फिर इसके लिए सरकार सख्त है। इसके साथ ही ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडियरीज के लिए भारत में ऑफिस रखना जरूरी होगा। यानी कि आपका भारत में, आप कोई भी कंपनी हो, ओवरसीज कंपनी हो, कहीं से भी आप रजिस्टर्ड हो, लेकिन भारत में आपको एक फिजिकल ऑफिस जरूर रखना होगा। और यही नहीं, ये एड्रेस कंपनी की वेबसाइट पर, कंपनी के ऐप पर बाकायदा डिस्प्ले करना होगा, उस पर जारी करना होगा। कंपनी को ग्रीवांस ऑफिसर की भी नियुक्ति करनी पड़ेगी। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है किसी यूजर को, तो उसके लिए आपको एक ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति भी करनी होगी। अक्सर हमने देखा है कि इस तरह की जो कंपनीज हैं, कोई फ्रॉड हो जाता है तो भाग जाती है, उनका आप शिकायत करने का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो इसलिए आपको ग्रीवांस ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। नई गाइडलाइंस आई हैं। ऑनलाइन गेमिंग को लेकर जारी किए गए इस ड्राफ्ट पर अगले हफ्ते से विचार विमर्श शुरू होगा। फाइनल नियम फरवरी के आसपास जो है वो जारी किए जा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि ऑनलाइन गेमिंग के लिए नियमों की जरूरत क्यों थी? देखिए, दरअसल ऐसी गतिविधियां कंज्यूमर्स, खासतौर से युवाओं और बच्चों को भारी आर्थिक और सामाजिक नुकसान पहुंचा सकती हैं, पहुंचाती आई भी हमने देखा। और सिर्फ यही नहीं, ऑनलाइन गेम्स अगर बेटिंग से जुड़ा हुआ है और इसकी अगर लत लग गई तो फिर अच्छा खासा आदमी बर्बाद हो जाता है। इसकी लत लग जाती है, इससे बाहर आना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है और इससे लोग एक वक्त के बाद तनावग्रस्त भी हो जाते हैं। तो आर्थिक नुकसान भी है और आपके मानसिक नुकसान भी है। ब्रिटेन में हुई एक स्टडी के मुताबिक स्पोर्ट्स बेटिंग पारंपरिक कसिनो के मुकाबले ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। नॉर्टन साइबर सिक्योरिटी रिपोर्ट के मुताबिक 81% भारतीय ऑनलाइन गेमर्स साइबर हमलों के चलते नुकसान झेल चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में हुई एक स्टडी में यह सामने आया है कि ऑनलाइन गेमर को
सिगरेट, शराब की लत का खतरा 3 गुना ज्यादा है। ऑनलाइन गेमिंग के लिए सख्त नियम की जरूरत इसीलिए थी, यानी कि जो लोग ऑनलाइन गेमिंग खेलते हैं, जो लती हो चुके हैं इसके, वो धीरे धीरे शराब और सिगरेट के भी आदी हो सकते हैं, उनमें ज्यादा खतरा है। देखिए, इस पर सख्त कानून के लिए खुद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने दिसंबर 2021 में अपनी कुछ बातें रखी थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे ऑनलाइन गेम और बेटिंग और गैम्बलिंग के बीच फर्क करने के लिए कानून जरूरी है, क्योंकि हो यह रहा था कि जो अच्छे रेगुलेटेड साफ मंशा के साथ आए हुए जो ऑनलाइन गेम्स हैं, ऑनलाइन कंपनीज हैं, उनको भी परेशानी हो रही थी, क्योंकि वो एक तरह से बदनाम हो रही थी ऐसे गेम्स के चक्कर में जो बेटिंग से जुड़े हुए हैं और गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं, और धड़ल्ले से उनमें चल रहा था, खासतौर से ओवरसीज इस तरह की जो कंपनीज हैं। उन्होंने कहा था कि हमें ऑनलाइन गेमिंग में अच्छे और बुरे का फर्क तय करना होगा, ताकि गेमिंग बतौर इंडस्ट्री को बचाया भी जा सके, उससे संरक्षण भी मिले। लेकिन हाँ, जो बेटिंग है, जो गैम्बलिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोगों को लती बना रहे हैं, उन पर लगाम भी तो लगनी चाहिए। और इन ड्राफ्ट नियमों के जरिए सरकार यही करने की अब कोशिश कर रही है। तो कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होंगे। और ऑनलाइन गेमिंग में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर से भी हम लोगों ने बातचीत की। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे ने उनसे ये एक्सक्लूसिव बात की है, आप देखिए। 26 दिसंबर को नोडल मिनिस्ट्री बनाए जाने के बाद 2 तारीख को यानी कि नए साल में मंत्रालय ने जारी किया है कंसल्टेशन पेपर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। हमारे साथ बातचीत करने के राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर। सर, सबसे पहला सवाल तो ये कि किस तरह के गेम्स इसके रेगुलेशन के अंदर आएंगे और क्या इससे हम स्टार्टअप्स को और प्रमोट होता हुआ देखेंगे? ये रूल्स, इन रूल्स का मकसद यही है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप्स हैं, ऑनलाइन गेमिंग स्टार्टअप्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, हमारे डिजिटल इकॉनमी का बड़ा एक तरह से अंग बने, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आप जानते ही हैं, इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है, इनोवेशन का पोटेंशियल है। काफ़ी सारे स्टार्टअप्स युवा स्टार्ट करना चाहते हैं। हाल ही में मैं 4 दिन पहले एक केरल के एक छोटे से गांव में था, और वहाँ पर एक युवा इंजीनियर ने मुझे गेम दिखाया। हमारे कल्चरल बेस्ड एक गेम था, और उन्होंने भी पूछा कि ये गेमिंग के रूल्स क्या है। तो मेरे मन में ये जो रूल्स आज हमने कंसल्टेशन के लिए लॉन्च किए हैं, इस रूल्स का मकसद ये है कि एक तरह से प्रेडिक्टेबल लैंडस्केप बनाएं, ताकि जो भी स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो भी लॉन्च करना चाहते हैं स्टार्टअप, वो जानेंगे कि इनका क्या रूल्स होना चाहिए, उनका क्या कंप्लायंस का फ्रेमवर्क होना चाहिए, और क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और तो इसमें हमने एक ही इशू पे जोर दिया है कि नहीं करना चाहिए कि बेटिंग नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन वेजरिंग नहीं होना चाहिए, और उसको छोड़कर आप कुछ भी कर सकते हैं, गेमिफाई किसी भी इशू को गेमिफाई कर सकते हैं। तो मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही एक अच्छा स्टेप है कि हमने एक तरह से लैंडस्केप को डिफाइन कर दिया है और उनके लिए एक स्टेडी प्रेडिक्टेबल रोड मैप क्रिएट किया है। पूरे इन्वायरमेंट में हमेशा से चिंता का विषय होता है बच्चे और महिलाएं, उनकी सुरक्षा, तो इसमें कैसे इसको इंश्योर करेंगे? नहीं, देखिए, ये गेमिंग के डोमेन में बच्चों का इशू, बच्चों का एडिक्शन का इशू, बच्चों का एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सपोजर टू वायलेंस का इशू, ये सब लेजिटिमेट इश्यूज़ हैं। ये आईटी रूल्स में पूरे डील नहीं होंगे। ये इसमें काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम डिजिटल इंडिया एक्ट में, वो जो नया एक्ट है, उसमें डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ कंटेंट मॉडरेशन एंड टाइप्स ऑफ कंटेंट। लेकिन हमने ज़रूर एक चीज़ किया है कि एज गेटिंग, यानी कि बच्चों का एज मैंडेटरली 18 ईयर्स एंड अबव विदाउट कंसेंट कर दिया है, और 18 ईयर्स एंड बिलो के लिए पेरेंटल कंसेंट हमने मैंडेट किया है। ये लेकिन हमारा एक सजेशन है, ये हम अभी भी ओपन है पेरेंट्स के साथ, यंग गेमर्स के साथ भी हम कंसल्टेशन करेंगे, उनके राय लेंगे। अगर वो चाहते हैं कि वो एज को कम करें तो हम उस पर सोचेंगे। अगर वो कहेंगे कि एज को वहीं रखें, वो भी वो तो हम ओपन है ही। तो इस बारे में हम डिबेट करेंगे। कंसल्टेशन का ये एक मकसद ये है कि हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करके ही पॉलिसी फाइनलाइज करें। आइए चर्चा करते हैं इस मुद्दे पर, और इस चर्चा के लिए इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के लीगल हेड ध्रुव गर्ग। ध्रुव जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है, उसमें एक अभी मिनिस्टर साहब ने भी खुद बोला, कोशिश ये की गई है कि एक दायरे में बांधा जाए इस पूरे गेमिंग इकोसिस्टम को,
इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में जो बातें हैं उनको आप किस तरह से एनालाइज करते हैं? धन्यवाद दीपक जी, और शुक्रिया मुझे दोबारा बनाने के लिए। कुछ हफ्ते पहले मैं पहले भी आया था और इस सब्जेक्ट पे हमने बात किया था। मैं मानता हूँ बहुत जरूरी था एक दायरा बनाना जिससे आपने जैसे अभी बोला अच्छे गेम और बेटिंग में फर्क हो सके, और यही चीज राजीव जी ने, मिनिस्टर जी ने भी यही बात कही है। अगर आप ड्राफ्ट को देखें तो हम जैसे देख रहे हैं, पहली चीज तो उन्होंने दोनों चीजों का एक बैलेंस बना के रखा है कि जो अच्छे हैं वो उनकी गति धीमी ना हो, बट जो बुरे हैं वो बाहर रहे। वो कैसे कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आप AIGF ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन को देखेंगे तो ये पहले भी खुद से एक रेगुलेशन चला रही थी, सेल्फ रेगुलेशन चला रही थी। उसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये इंडस्ट्री पे है और रेगुलेटरी बॉडी पे है कि वो देखे कि बेटिंग वाले गेम पहली चीज तो ना जाए। दूसरी चीज, हर गेम को एक ठप्पा लगाना पड़ेगा अपने पे जब वो रजिस्टर होंगे किसी SRO के साथ, ठीक है? तो वो आपको जैसे ही कंज्यूमर जाएगा या गेमर जाएगा उसको दिख जाएगा कि ये जी अच्छे गेम है, ये बुरे गेम है। पुलिस को पता रहेगा ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। मीटी को पता रहेगा ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। साथ में जो राजीव जी ने बहुत अच्छी बात कही, 18 वर्ष से कम के बच्चे ये गेम नहीं खेल सकते, एज गेटिंग उसको कहते हैं, तो उससे बच्चों का सहायता होगी। प्लस जो आपके गेमर है जो 18 वर्ष से ऊपर भी हैं, उनको भी अगर वो बहुत ज्यादा खेलेंगे तो प्लेटफॉर्म्स को, या जो गेम प्लेटफॉर्म है उन्हें, उनको चेतावनी देनी पड़ेगी कि आप बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, आप क्या आप इतना ज्यादा खेलना चाहते हैं। वो जो गेमर है वो अपने हिसाब से बोल सकते हैं कि जी मैं इससे ज्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा, इससे ज्यादा वक्त नहीं लगाऊंगा, वो लिमिट सेट कर सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। प्लस जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो ऑफशोर, जो विदेशी इलीगल बेटिंग एंड गैम्बलिंग के प्लेटफॉर्म है, वो दिक्कत कर रहे थे। अब क्या है, इसमें सरकार ने बहुत समझदारी की काम किया। पहली चीज तो उनको एड्रेस, किसी को भी अगर ऑनलाइन गेम करना है जो बेटिंग नहीं है, जो गेम ऑफ स्किल है, अगर वो खिलाना है तो इंडिया में एड्रेस होना चाहिए उनका। एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए जिसकी पर्सनल लायबिलिटी बनती है, वो इंडिया में होना चाहिए। एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो पुलिस से बात कर सके 24 घंटे, वो इंडिया में होना चाहिए। और एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए जो इंडिया में होना चाहिए। तो इस तरीके से देखा जाए तो बाहरी जो इलीगल प्लेटफॉर्म है उन पर रोक है, बच्चों के लिए सुविधाएं हैं, बच्चे नहीं खेल सकते, बड़ों के लिए भी जब खेल रहे हैं तो प्रोटेक्शन मेजर बहुत सारे दिए गए हैं। तो ओवरऑल देखें, बहुत ही एक बैलेंस्ड और बहुत ही अच्छा एक ड्राफ्ट इन्होंने निकाला है, और हम देखते हैं कंसल्टेशन में और क्या आगे बात। बट ध्रुव, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अभी तो इंडस्ट्री को ही नहीं पता है बहुत ज्यादा। आई एम श्योर उनको पूरी तरह से पता है, लेकिन वो उस लूप होल का फायदा उठाते हैं, उस कंफ्यूजन का फायदा उठाते हैं कि कौन सा गेम ऑफ स्किल है, कौन सा गेम ऑफ चांस है, कौन बेटिंग के दायरे में आ जाता है और कौन सा सेफ और लीगल गेम है। तो इस कंफ्यूजन का फायदा खुद हम देखते हैं कि बहुत सारी ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज हैं, इसका फायदा उठाती हैं, और ज्यादातर इसमें ऑफशोर है, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। तो अभी तो कंफ्यूजन पॉलिसी लेवल पर ही है, अभी तो कंफ्यूजन इंडस्ट्री लेवल पर ही है। तो ये कंफ्यूजन क्रिस्टल क्लियर हम कैसे बता पाएंगे कि नो? तो आपको क्या कोई कैटेगरी बनानी पड़ेगी? क्या 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 किया जाए इसमें? तो जैसे दीपक जी, अच्छा प्रश्न है आपका। तो जो कंफ्यूजन, उसके लिए ड्राफ्ट ने खुद ही बताया क्या करना है। उन्हें का जो SRO आपका होगा, जो बॉडी होगी जो रेगुलेट करेगी, पहली चीज तो उनके जो गवर्निंग बोर्ड होगा उसमें एमिनेंट पर्सन, जाने मानी हस्तियां जो हैं इस इंडस्ट्री की, लॉ की, आपकी पॉलिसी की, इनकी हस्तियां होंगी। तो ऐसा नहीं कि आप किसी को भी बिठा देंगे उस गवर्निंग बॉडी में। दूसरी चीज, जब भी हर गेम को रजिस्टर कराना पड़ेगा। जब आप रजिस्टर कराएंगे तो उस पर आपको लीगल ओपिनियन लेनी पड़ेगी, डेटा से स्टैटिस्टिकली दिखाना पड़ेगा कि गेम ऑफ स्किल है। इन सब चीजों को देख के वो जो बॉडी है SRO, वो एक रिपोर्ट बनाएगी, जिस रिपोर्ट को फाइल किया जाएगा मिनिस्ट्री के साथ। तो हर गेम का मुआयना किया जाएगा, हर गेम पे रिपोर्ट बनेगी। तो ऐसा नहीं कि कंपनी ने बोल दिया जी हम गेम ऑफ स्किल है तो वो गेम ऑफ स्किल हो जाएगा। उसके लिए उनको जद्दोजहद करने के बाद ही वो रजिस्टर होंगे और उसके बाद वो मिलेगा। और उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत है तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है आपका, शिकायत करने का जो मौका है, वो तो आपके पास है ही है, जो हर यूजर, गेमर या पब्लिक का इंसान कर सकता है। तो देखा जाए तो इतना आसान तो नहीं है, मगर वक्त के साथ मुझे लगता है कि वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा जब इसमें कंपनियां जद्दोजहद करके अपने को साबित करने की कोशिश करेंगी SRO के सामने। तो ये मुझे लगता है मोटा मोटा ये इस चीज में प्रॉब्लम सही हो जाएगी। एब्सोल्युटली। अच्छा, एक चीज है इसमें सर, जो इसमें जो इन्वेस्टमेंट आता है इन कंपनीज की तरफ से, वो बड़ा मोटा आता है, और इनके इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर करना, उनसे एंडोर्समेंट्स कराना। ये जाने पहचाने चेहरे रखते हैं, और उनसे जो इनका पूरा मार्केटिंग का है आप इकोसिस्टम, कोई भी इंटरनेट जो यूज करता है उसको मालूम होगा कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जाती है कि आइए, जीतिए, पैसा लगाइए, फलाना तो इतने दिन में अमीर बन गया, रातों रात बन गया। इस तरह से आपको ये अपने जाल में फंसाते हैं।
तो क्या इसमें उन सेलिब्रिटीज के लिए भी कुछ वार्निंग साइंस हैं कि अगर वो इस तरह के एंडोर्समेंट्स में संलिप्त हैं तो उनकी भी धरपकड़ होगी? जी दीपक जी, डायरेक्टली इस पे नहीं है, क्योंकि ये एस्की जो MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के अंदर एक एस्की है, उसके अंतर्गत आता है। वहां पर ऑलरेडी कुछ नियम कानून है कि भाई अगर आप ऐसा ऐड दे रहे हैं, कुछ टाइप के ऐड आप नहीं दे सकते, दे रहे हैं तो नीचे आपको चेतावनी आराम से बोलते हुए शब्दों में लिखना होगा कि इसमें आपका फाइनेंशियल रिस्क है, आपका जोखिम है इसमें, प्लस इससे आपको लगता है सर फाइनल ड्राफ्ट में शामिल करना चाहिए ये सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के क्लॉजेस? जी मुझे बिल्कुल लगता है कि एक जो चीज एंडोर्समेंट हो सकता है कि जो सिर्फ रजिस्टर्ड गेम है सिर्फ उनको ही एंडोर्स कर सकते हैं, बिना रजिस्टर्ड डेट को एंडोर्स करना ही नहीं। क्योंकि जो आप ऑफशोर की बात करें, अगर आप देखें ऑफशोर कंपनियां बहुत सारे सेलिब्रिटी को एंडोर्समेंट लेती हैं, मगर और सेलिब्रिटी कई बार ये बात बोल देते थे कि जी हमें तो पता ही नहीं कि स्किल क्या है, चांस क्या है, हम कैसे बताएं। बट अब क्योंकि ये ठप्पा और रजिस्ट्रेशन का जो ठप्पा लगने वाला है उससे फायदा ये होगा, अब सेलिब्रिटी वो नहीं कह पाएंगे। उनको अगर गेम सही है तो उस पर ठप्पा लगा है, रजिस्टर्ड है, तो सेलिब्रिटी एस्की के दायरे के अंदर उसको एंडोर्स कर सकते हैं। मगर जो इलीगल ऑफशोर वाले फिरंगी जो बेटिंग वाले प्लेटफॉर्म्स हैं उनको फिर वो एंडोर्स नहीं कर पाएंगे। एब्सोल्युटली। अब एक आखिरी सवाल जो रह गया, अब आज तो अभी तो मंत्री जी खुद ही कह रहे थे कि हमारे सिर्फ आईटी रूल्स हैं अभी इसके लिए, तो सिर्फ आईटी रूल्स तो कमी है नहीं, वो कमी दूर कर नहीं पाएंगे, जो प्रॉब्लम है उसको एड्रेस नहीं कर पाएंगे। अभी वो डिजिटल इंडिया एक्ट भी आ रहा है तो उसमें शायद वो इसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारा जो कंसर्न है, जी बिजनेस इसको बड़ी जिम्मेदारी से संवेदनशीलता के साथ उठाता रहा है कि एक तो जो छोटे बच्चे हैं जो जिनमें ये लत लग जाती है, स्टूडेंट्स हैं और खास तौर से 18 साल से कम उम्र के। अभी राजीव जी कुछ और बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि हम इसका एज को कम कर देंगे अगर हमें कुछ ऐसा लगा कि माहौल बेहतर बन रहा है। तो आपको लगता है कि ये एज अभी 18 ही रहने देना चाहिए? और 18 से नीचे भी इन्होंने पेरेंट्स के कॉन्सेंट के बाद रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा हमें बचाना होगा उस एज ग्रुप को, क्योंकि शायद सबसे ज्यादा संवेदनशील और जो न्यू उसको इस भाषा में न्यू पेइंग यूजर्स जो कहा जाता है, एनपीयूज जो कहा जाता है, शायद वो यंगस्टर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो बचाना होगा सर हमें थोड़ा उनको। जी मेरा अगर आप पर्सनली, मेरे ख्याल से राजीव जी थोड़ा अलग कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो मेरा अगर आप पर्सनली पूछें, मेरे हिसाब से 18 साल से कम के बच्चों को जिस गेम में पैसे लगे और जीतने की संभावना हो पैसे, उसको 18 साल से कम के बच्चों को कभी भी नहीं खेलने देना चाहिए। Absolutely. और जैसे ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, हमारा चार्टर आप पढ़ेंगे उसमें बहुत क्लियर है, अगर आप हमारे पास आएंगे, आपके गेम में 18 वर्ष से कम बच्चे को नहीं खेलने देना चाहिए, चाहे सरकार कुछ कहना कहे। और मेरे ख्याल से सरकार ने भी ये लिख रखा है ड्राफ्ट में, पैसे अगर लग रहे हैं और आप पैसे जीत रहे हैं, चाहे गेम ऑफ स्किल हो, तब भी 18 साल से कम के बच्चों को नहीं खेलने देना चाहिए। ये बात मेरे ख्याल से काफी क्लियर है और ये सबको ही फॉलो करनी चाहिए। मुझे लगता है वो नॉर्मल ऑनलाइन गेम्स के लिए कह रहे थे, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, अगर उसमें मनी इन्वॉल्व है तो बिल्कुल भी ये 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। सरकार ने अपनी तरफ से भी इसमें कहा है और हम आने वाले समय में देखेंगे कि इसको और है। कुल मिला के एक लकीर खींचने की कोशिश, और जैसा कि हमने कहा है बहुत अच्छा मार्केट है, पूरी दुनिया में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हम भी चाहते हैं एज अ बिजनेस चैनल की इससे जुड़े हुए जो बिजनेस पर्सन हैं, जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ग्रो करें। बहुत अच्छा है, आप आइए, स्वागत है, पूरा इंडिया आपके लिए है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग हो, सिर्फ इतना ही है। और अगर आप इररिस्पॉन्सिबल गेमिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग इनको बढ़ावा देंगे तो अब आपके पीछे पहले हम तो पड़े हुए थे, अब भारत का कानून भी पड़ेगा और वो आपको छोड़ेगा नहीं। थैंक यू सो मच सर, आपने वक्त निकाला। ध्रुव गर्ग, शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का करते हैं रुख। हाल ही के दिनों में बढ़े सड़क हादसों के बाद सरकार एक्शन में है। सड़कों पर स्पीड लिमिट की समीक्षा के लिए सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई है। इसके साथ ही ड्राइवर को अलर्ट रखने के लिए कार, बस और ट्रक में अलार्म सिस्टम लगाने की भी अब बात हो रही है। ये पूरा प्लान क्या है, हमारे संवाददाता अमरीश पांडे की रिपोर्ट देखिए। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर ऋषभ पंत 30 दिसंबर को सड़क हादसे का शिकार हो गए। खुद ऋषभ ने बताया था कि उन्हें झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। ये पहला मामला नहीं है जब झपकी आने से कोई सड़क हादसा हुआ हो। आए दिन ड्राइविंग के दौरान ध्यान भटकने से हादसे होने की खबरें आती रहती हैं। इन मामलों को देखते हुए सरकार अब एक नई योजना पर काम कर रही है। सरकार झपकी आने के चलते होने वाले एक्सीडेंट रोकने के लिए पहल कर रही है। जानकारी के मुताबिक सरकार ट्रक, बस, कार में ड्राउजीनेस अलर्ट अलार्म लगवाने की तैयारी कर रही है।
ये अलार्म ड्राइवर को झपकी आने पर बजेगा। सिर्फ यही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉनिटरिंग कैमरे के जरिए भी अलर्ट आएगा। सरकार ने इसके लिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तैयार कर लिए हैं। इस अलार्म को कार, बस, ट्रक में अनिवार्य करने पर चर्चा जारी है। सड़क परिवहन मंत्रालय जल्द अलार्म को लेकर नए नियम जारी कर सकता है। सड़क हादसों के मामले में भारत दुनिया में तीसरे पायदान पर है, लेकिन सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं। ओवर स्पीडिंग, लापरवाही से गाड़ी चलाना और नियमों की अनदेखी करने की वजह से हादसे होते हैं। ऐसे में सरकार स्पीड लिमिट की समीक्षा करने जा रही है। सरकार ने स्पीड लिमिट की समीक्षा के लिए कमेटी बनाई है। 9 सदस्यों की कमेटी स्पीड लिमिट पर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। एक्सप्रेसवे, हाईवे, स्टेट हाईवे के लिए स्पीड लिमिट तय की जा सकती है। इसके साथ ही सरकार गाड़ियों में अतिरिक्त सुरक्षा फीचर डालने की कवायद भी कर रही है। भारत सरकार सड़क हादसों को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ ही जरूरी है कि आम लोग भी यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क हादसे न हो। अमरीश पांडे, जी मीडिया। चीन से जश्न और मातम दोनों की तस्वीरें आई हैं, जिन्हें देखकर पूरी दुनिया का डर बढ़ गया है। पहला वीडियो चीन में नए साल के जश्न का है और दूसरा वीडियो चीन के ही अस्पतालों का है, जहां कोरोना इन्फेक्शन की वजह से बेड्स की कमी हो गई है। एक तरफ बीजिंग जैसे शहर हैं जहां पर कोविड का नया पीक आ चुका है, दूसरी तरफ चीन के ही कई शहरों में कोरोना के डेथ रेट बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद बहुत ज्यादा लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए घरों से बाहर निकले, क्योंकि इससे पहले साल 2021 और 22 में चीन के ज्यादातर इलाकों में सख्त पाबंदियां थी। इन दिनों चीन में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पतालों में मरीजों को जगह नहीं मिल रही है और मॉर्चरीज में शवों को रखने की जगह नहीं है। कम से कम जो खबरें छन के आ रही हैं वो तो यही बताती हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो चीन की सरकार ने बिना तैयारी के ही सारे प्रतिबंध हटा दिए। अब चीन से कोरोना की नई वेव शुरू होने का डर बढ़ गया है, इसलिए भारत समेत दुनिया के करीब 13 देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कारोबार से जुड़े हुए, जो अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए जो जानकार हैं, उनका यही मानना है कि ज्यादा से अगर डेथ रेट यानी कि मोर्टेलिटी अगर कंट्रोल में रही तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सपोज हो जाएंगे, उनको नेचुरल इम्यूनिटी मिलेगी और इस तरह से कारोबारी मोर्चे पर, अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ये एक तरह से राहत वाली बात भी होगी। लेकिन सबकी नजरें हैं इसी बात पर कि बीमारी ज्यादा ना फैले, अगर फैल रही है तो वो कम से कम मॉर्टेलिटी में तब्दील ना हो। तो चीन समेत दुनिया में कई कोनों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और भारत में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है। फिर भी सरकार की तरफ से एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच सोशल मीडिया पर अफवाहों की लहर भी है। आजकल ऐसा ही एक मैसेज वायरल हो रहा है कि WHO का उसमें हवाला दिया जा रहा है, फर्जी दावे किए जा रहे हैं। तो आप भी देखिए इन फर्जी सूचनाओं की हकीकत और सतर्क रहिए। दुनिया भर में कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। भारत में स्थिति अभी काफी बेहतर है, लेकिन इसके बावजूद कोरोना को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप फॉरवर्ड में एक मैसेज काफी वायरल हो रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि WHO ने अपनी गलती मानी है और उसने यू टर्न लेते हुए कहा है कि कोरोना एक सीजनल वायरल है। ये मौसम में बदलाव के दौरान होने वाली खांसी जुकाम है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैसेज में दावा किया गया है कि कोरोना रोगी को ना तो अलग रहने की जरूरत है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जरूरत है। मैसेज में यह भी दावा किया गया है कि कोरोना एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलता। इस मैसेज को PIB फैक्ट चेक ने फर्जी बताया है। PIB की तरफ से कहा गया है कि इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है। कोविड एक संक्रामक रोग है और इससे सुरक्षित रहने के लिए कोविड नियमों का पालन करते रहें। सोशल मीडिया और खासकर व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर कोविड को लेकर ऐसे कई फर्जी मैसेज वायरल हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की तीसरी डोज को लेकर भी तरह तरह की अफवाहें हैं। इन फर्जी और भ्रामक सूचनाओं पर बिल्कुल ध्यान न दें। याद रखें, वैक्सीनेशन ही कोरोना से निपटने का सबसे कारगर उपाय है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान देने की बजाय इस बात को लेकर जागरूक होना चाहिए कि जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली है, उन्हें जल्द से जल्द दूसरी डोज ले लेनी चाहिए। वहीं जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं, उन्हें तीसरी यानी बूस्टर डोज लगवा लेनी चाहिए। सरकार ने भी लोगों से बूस्टर डोज लगवाने की अपील की है। वैक्सीनेशन के बाद अब बारी आती है उन एहतियातों की जिसे सभी को फॉलो करना चाहिए। IMA ने जो गाइडलाइन जारी की हुई है उसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगह मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें और बार हाथ धोएं।
इसके अलावा किसी विदेशी यात्री के सीधे संपर्क में आने से बचें। साथ ही खुद भी विदेश यात्रा से परहेज करें। सर्दी जुकाम होने पर डॉक्टरी सलाह भी जरूर लें। फिलहाल तो कोरोना को लेकर हमें अफवाह नहीं बल्कि जागरूकता फैलानी है। सच भी यही है कि जागरूकता, सतर्कता और एहतियात ही कोरोना से लड़ने का सबसे अचूक हथियार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ हाजिर होते हैं। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत को। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। सुरेश जी भैया। प्लीज इसका ख्याल रखना। जी जरूर। अच्छा, 2 दिन गांव क्या जा रहे हो तो इतनी चिंता हो रही है? हमारे बारे में कभी सोचते हो ऐसे? अरे सब अच्छा ही होगा। मेरे रिक्शा यूनियन ग्रुप ने LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान जो लिया है। पापा। अरे वाह, अब चाहे जो भी हो घर के पहिए चलते रहेंगे। LIC का ग्रुप माइक्रो टर्म एश्योरेंस प्लान परिवार का भविष्य रखे सुरक्षित। रजनीगंधा वायर्स एंड केबल्स कनेक्टिंग पीपल टू पावर। इस न्यू ईयर अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट लर्निंग के सफर को ले जाए नए लेवल पर। सीखे स्टॉक्स की एग्जैक्ट एंट्री डेट्स निकालना, किस डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा और क्या टारगेट होगा। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड से फ्री ऑनलाइन वर्कशॉप के लिए तुरंत रजिस्टर करें या लिंक ओपन करें ruchirgupta.co.in/workshop। बेस्ट सेलिंग ऑथर, ट्रेडर एंड अवार्ड विनिंग कोच रुचिर गुप्ता से सीखे स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका। जी बिजनेस के सभी दर्शकों को रीजेंसी ग्रुप की ओर से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलकारी हो, लाभकारी हो, ऐसी हम कामना करते हैं। अपने बिग बॉस जब MD थे तो हमारा भी ख्याल रखते थे। और हमारे प्रिंस साहब तो अपने परिवार का इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। अरे बिग बॉस साहब अपने परिवार का टर्म इंश्योरेंस कराने में ही बिजी हैं। आखिर ऑफिस भी तो हमारा परिवार ही है। Let's close the deal, Joe. Thank you. वर्मा जी, इस प्रिंस के साथ चाय पियोगे? अरे सर। LIC's ग्रुप टर्म एश्योरेंस प्लान रखे आपके ऑफिस फैमिली का ख्याल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश की राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न के बीच एक लड़की की कार से घसीटने से मौत के मामले में बवाल मचा हुआ है। कंझावला इलाके में जिस बलिनो गाड़ी ने वारदात को अंजाम दिया उसका एक और सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी 1 जनवरी तड़के 3:34 का है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह ट्वीट करके मामले को शर्मनाक बताया। सीएम ने कहा कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले में शव का पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट की तैयारी का काम 3 डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड करेगा। वहीं कोर्ट से दिल्ली पुलिस को इस मामले में 5 आरोपियों की रिमांड 3 दिन के लिए मिल गई है। विक्टिम है उसके परिवार से लगातार संपर्क में है। जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसकी उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। इसके अलावा जो 5 एक्यूज्ड हैं इनकी 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लड़की की हत्या के बाद अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोपियों को बचाने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, सियासत नहीं होनी चाहिए। इनको लगा कि पुलिस की गाड़ी है, इनको ये नहीं पता था कि उस गाड़ी में मैं हूँ। और क्या ही हो गया अगर मेरी गाड़ी पर उन्होंने गुस्सा उतारा है तो वो हमारी बेटियों को न्याय दिलाने के लिए है। वो गुस्सा वो हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए गुस्सा है। आम आदमी पार्टी का दर्द अलग है कि वर्तमान LG महोदय ने इनके पापों को उजागर करना शुरू कर दिया है, इसलिए उनकी आंखों में खटकते हैं। वो शर्म नहीं आती है इन लोगों को बात करते हुए? अरे जो तुम्हारी, हम जिस तरह से कह रहे हैं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से संबंधित हो, इस घटना में जो जुड़ा है उसको हैंग करो, फांसी के फंदे तक ले जाओ, जल्दी से जल्दी केस चले।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। बेंच ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने फैसला 4-1 से बहुमत से सुनाया। 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस एस अब्दुल नजीर, बी.आर. गवई, ए.एस. बोपन्ना, वी. रामसुब्रमण्यम और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना शामिल थे। इनमें से जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने बाकी 4 जजों की राय से अलग फैसला रखा। उन्होंने कहा कि इसे गजट नोटिफिकेशन की जगह कानून के जरिए लिया जाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। आज सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है, जिसमें उन्होंने 2016 के नरेंद्र मोदी सरकार के ऐतिहासिक फैसले, जिसमें 500 और 1000 के नोट को रिसर्कुलेट किया गया, डिमोनेटाइज किया गया था, उसकी वैधानिकता को चुनौती देने वाले सारे याचिकाओं को अस्वीकार कर दिया है। 2023 यानी कि ये साल ईवी गाड़ियों का होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ईवी गाड़ियों की बिक्री के लिहाज से पिछला साल शानदार रहा है। पिछले साल 10 लाख से ज्यादा ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री हुई। ये आंकड़े 2021 के मुकाबले 200% ज्यादा हैं, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा। इस बढ़ते बाजार को देखते हुए हर कंपनी इस सेगमेंट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। पिछला साल यानी 2022 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बिक्री के लिहाज से बेहद शानदार रहा। ऑटोमोबाइल कंपनियों और ग्राहकों दोनों में इसे लेकर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला। इतना ही नहीं, ये उत्साह सेल्स में तब्दील भी हुआ और ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड बिक्री 10 लाख यूनिट के आंकड़े को पार कर गई। सच तो यह है कि ईवी गाड़ियों की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री ने इस सेगमेंट में जान फूंक दी है। करीब करीब सभी ऑटोमोबाइल कंपनियां ईवी सेक्टर में आने को लेकर कमर कस चुकी हैं। सरकारी वेबसाइट वाहन के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में ईवी गाड़ियों की कुल बिक्री जहां सिर्फ 3,20,000 के करीब थी, उसमें 200% की बढ़ोतरी हुई है। ईवी गाड़ियों की बम्पर डिमांड के चलते भारत में कुल ऑटो मार्केट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी बढ़ी है। देश में 2022 में कुल करीब 2 करोड़ 12 लाख गाड़ियों की बिक्री हुई। इनमें से 10,03,000 के करीब ईवी गाड़ियां थीं, यानी कुल ऑटोमोबाइल सेल्स में ईवी गाड़ियों की हिस्सेदारी करीब 0.5% रही, जबकि साल 2021 में ये हिस्सेदारी महज 0.2% के आसपास थी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री में आए उछाल की बात करें तो खासकर 2 पहिया गाड़ियों में ओला इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, एथर और प्योर ईवी को लेकर लोगों में खासा रुझान देखने को मिला। हालांकि ईवी 2 व्हीलर की बैटरी के ओवर हीट होने और आग लगने के कई मामले सामने आए, लेकिन इन कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के साथ ग्राहकों को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं 4 व्हीलर्स ईवी की बात करें तो टाटा मोटर्स करीब 85% की हिस्सेदारी के साथ इस सेगमेंट में अपनी मजबूत पकड़ बनाए हुए है। 2 व्हीलर ईवी की बिक्री की बात करें तो पिछले साल इसकी 6,22,000 से अधिक की बिक्री हुई। वहीं इस दौरान 3,37,000 के करीब 3 व्हीलर की सेल्स हुई। 4 व्हीलर्स की बात करें तो इस दौरान पर्सनल व्हीकल्स कैटेगरी में 38,000 से अधिक गाड़ियां बिकी हैं, जबकि पिछले साल 2,500 के करीब बसें और गुड्स करियर वाहनों की बिक्री ने ईवी मार्केट को विस्तार देने का काम किया। गाड़ियों को लेकर चुनौतियां भी कम नहीं हैं, खासकर महंगी कीमत और चार्जिंग पॉइंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ऐसे में सरकार भी ईवी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने में लगी हुई है। सरकार ने यह भी कहा है कि उसका साल 2030 तक निजी कारों में 30%, कमर्शियल वाहनों में 70% और 2 पहिया गाड़ियों में 80% ईवी वाहनों की हिस्सेदारी का टारगेट है। फिलहाल ईवी सेगमेंट में लगातार R&D जारी है। ऐसे में आने वाले दिनों में ईवी गाड़ियों की बाजार में हिस्सेदारी तो बढ़ेगी ही, साथ ही इसे लेकर सहूलियतें भी बढ़ेंगी, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बाजार में नए साल की शुरुआत शानदार तेजी के साथ हुई है। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बावजूद तेजी के साथ आज बाजार खुले। सेंसेक्स 327 अंक बढ़कर 61,200 के करीब बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 100 अंकों की तेजी दिखी और 18,200 के करीब ये बंद हुआ। दरअसल पिछले हफ्ते की बिकवाली के बाद भारतीय बाजार हल्के हो चुके थे। बाजार में नई बिकवाली का दबाव नहीं बना। नए साल में लोगों का जोश भी लौटता नजर आया। आज कैश के शेयरों यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में भी अच्छी खासी तेजी दिखाई दी। मार्केट का पूरा एक्शन बता रहे हैं आशीष चतुर्वेदी।
देखिए, अधिकतर ग्लोबल बाजार बंद होने के बाद भी अगर आप देखें तो भारतीय बाजारों में बढ़िया गेंस देखने को मिले। निफ्टी अगर आप देखें तो 18,200 के पार की क्लोजिंग देखने को मिली, करीब 1% के गेंस के साथ क्लोजिंग रही। वहीं निफ्टी बैंक की तरफ से देखें तो कंपैरेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला। ढेर सारे बैंकिंग स्टॉक ऐसे थे जहां पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिली। आइए सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले स्टॉक्स। तो हिंडाल्को में देखें 3% के गेंस, ओएनजीसी 2.5% चला, टाटा मोटर्स में तेजी देखने को मिली और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से जो है इंडेक्स को बढ़िया कंट्रीब्यूशन रहा। लेकिन दबाव रहा एशियन पेंट्स में करीब 1.5% की गिरावट। टाइटन थोड़ा सा लुढ़का है। बजाज ऑटो, डिविस लैब कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर ऊपरी तरफ से आपको हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में देखें तो एसएमएल इशूज यहां पर बिक्री आंकड़ों के बाद 20% का बड़ा उछाल यहां पर देखने को मिला। बीएफ इन्वेस्टमेंट यहां पर डीलिस्टिंग की खबर के बाद तेजी देखने को मिली, 20% चला है स्टॉक। जीआईसी 5.5%। एमसीएक्स में देखें तो गिरावट आपको देखने को मिली और फैक्ट में भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से मुनाफा वसूली का रुझान देखने को मिला। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में आज खास फोकस रहा। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस यहां पर देखें 7% के गेंस आपको देखने को मिले। जीआईसी हाउसिंग हो, कैनफिन होम्स हो, यहां पर भी ठीक ठाक गेंस के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्पेस से जुड़ी कंपनीज पर खास नजर रखें। जिस प्रकार से लगातार नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं इसका असर आपको देखने को मिला। एनसीसी दिन के दौरान 10% चला है। पीएनसी इंफ्रा हो, आईआरबी इंफ्रा हो या फिर आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आपको 5% से ज्यादा के गेंस आपको दिन के दौरान देखने को मिले। मेन स्ट्रीम में देखें तो मेटल स्टॉक्स में भरपूर एक्शन देखने को मिला। जिस प्रकार से चाइना में रीओपनिंग की खबरें आ रही हैं, स्टील कंपनीज की तरफ से, एनएमडीसी की तरफ से जो प्राइस हाइक अनाउंस हुआ है, इसके बाद अगर आप देखें तो टाटा स्टील हो, सेल में 7-8% की तेजी आपको देखने को मिली। मॉइल चला है, एनएमडीसी चला है, हिंदुस्तान कॉपर, जिंदल स्टेनलेस जैसे जो स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको बड़ी खरीदारी देखने को मिली। सेल का मैंने जिक्र किया, मॉइल का जिक्र किया। इसके अलावा नज़ारा टेक है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आखिरी 1 घंटे में यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली। लेकिन ऐसे बाजार में भी अगर आप देखें तो ऊपरी तरफ से कुछ स्टॉक जो है वो फिसले हैं। त्रिवेणी टर्बाइन 4% लुढ़का है, केम्प्लास सरमार 3% की गिरावट, जुबनेट फार्मोवा और जेके लक्ष्मी सीमेंट हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। और आइए मार्केट पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप जी बहुत बहुत स्वागत। सर, आगे के लिए आपकी क्या सलाह होगी, क्या नजरिया होगा? देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट लास्ट आवर में अच्छी क्लोजिंग दिया आज निफ्टी, तो उससे कॉन्फिडेंस आता है। और बैंक निफ्टी देखिए फ्राइडे को स्पॉट था, बैंक निफ्टी ने निफ्टी को नीचे लाया था। आज वापस से बैंक निफ्टी सबसे पहले अगुवाई की। आज सुबह एसजीएक्स निफ्टी के विपरीत मार्केट अच्छा खुला, फिर नीचे आया। काफी वॉलेटिलिटी थी, इंट्राडे वॉलेटिलिटी काफी थी, बट ओवरऑल मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा कर रहे थे। मार्केट का ब्रेड्थ अच्छा था। फ्राइडे को भी यही माहौल बना हुआ था। एफआईआईज जो थोड़े नेगेटिव रहते हैं जनरली, आज उतने नेगेटिव नहीं थे। फ्यूचर्स में उनकी इनफैक्ट बाइंग थी स्टॉक फ्यूचर्स में, और कैश मार्केट में भी सेलिंग कम हुई है। सो ओवरऑल मैं पॉजिटिव ही बोलूंगा उसको भी। तो मेरे हिसाब से देखिए माहौल तेजी का है। मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया लग रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स जो अंडर परफॉर्म कर रहा था, और मैं फ्राइडे के दिन भी इवनिंग को यही बोला था कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि मिड कैप स्मॉल कैप पे ध्यान दे। मिड कैप फिर भी परफॉर्म किया, स्मॉल कैप अब कहीं ना कहीं लगता है कि पार्टिसिपेट करेगा। और निफ्टी भी 18,200 के आसपास बंद होना अपने आप में ये स्ट्रेंथ दिखाता है। सो मेरे हिसाब से तेजी में बने रहना चाहिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, और थोड़ा सा ये भी है कि सेक्टोरल चर्निंग होगी और वॉलेटिलिटी भी रहेगी, तो अपना कॉशन और अपनी सावधानियां सारी नजर में रखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन सर, आपकी कोई सलाह? सेक्टर्स में देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस, एचपी, बीपी ये अच्छा कर रहे हैं, ओएनजीसी अच्छा लग रहा है, रिलायंस भी ठीक लग रहा है। बैंकिंग में इनफैक्ट आज वापस से लगता है कि माहौल बनेगा आगे भी आने वाले दिनों में। ऑटो इंसिलरी ठीक लगते हैं, और पीएसयू स्टॉक्स पर्टिकुलरली बढ़िया लग रहे हैं। सो ओवरऑल सेक्टोरल फार्मा और आईटी वैसे अंडर परफॉर्म कर रहे थे, बट आईटी भी लास्ट आवर में कहीं ना कहीं थोड़ा तेज होकर बंद हुआ। तो मुझे लगता है कि कल आईटी कैन बी अ सेक्टर टू वॉच फॉर। या ऑलराइट, थैंक यू सो मच सर, हमारे दर्शकों के लिए इस जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। नए साल की शुरुआत हो गई है। साल 2023 बाजार के लिए कैसा रहेगा ये पता करने की कोशिश की हम लगातार कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ थे कोटक एएमसी के ग्रुप प्रेसिडेंट और एमडी नीलेश शाह। नीलेश शाह से खास बातचीत की है जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। काफी लोग ये मान रहे हैं कि फिक्स इनकम डेट में अच्छा पैसा बन सकता है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? यदि हाँ, तो किस तरह के डेट फंड्स होनी चाहिए या किस तरह का डेट होना चाहिए? इस साल अनिल भाई डिसिप्लिन इन्वेस्टर्स का है। आपको डेट, इक्विटी, गोल्ड, रियल एस्टेट चारों में निवेश करना पड़ेगा पैसा बनाने के लिए। और डेट फंड्स में हमें लगता है कि फरवरी के बाद
ब्याज की दरें टॉप आउट हो जाएगी। बजट में जो बोरोइंग प्रोग्राम आएगा उससे ब्याज की दरों पे एक इम्पैक्ट आ सकती है। करेक्ट। हम फेड को फॉलो करेंगे और हो सकता है हमारी रेट हाइक साइकिल मिड 2023 में खत्म हो जाए और रेट कट साइकिल 2024 में शुरू हो जाए। मार्केट ये सारी चीजें 6 महीने पहले डिस्काउंट करेगा। तो बजट के बाद आपको 7.5% से ज्यादा जब 10 ईयर गिल्ट की यील्ड हो तब ड्यूरेशन में लॉन्ग मैच्योरिटी फंड में निवेश करना चाहिए। आप बॉन्ड फंड है, गिल्ट फंड है, किसी भी फंड में निवेश करिए, बट डेट को अपने पोर्टफोलियो में जरूर ध्यान दीजिए। ऐसा कह सकते हैं अनिल भाई कि अगर 2023 का मार्केट चौपी रहेगा तो डेट आपका एंकर बना रहेगा जो आपकी बोट को डूबने से बचाएगा। ग्लोबल रेसेशन के माहौल को देखते हुए क्या डिमांड हमारे यहाँ बनी रहेगी? रियल एस्टेट पे क्या व्यू है आपको? अनिल भाई, मुझे लगता है कि डिमांड रियल एस्टेट में बनी रहेगी। एक बहुत ही कन्वीनियंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है रियल एस्टेट सेक्टर में रीट इनविट के द्वारा। दूसरा है कि आप खुद रियल एस्टेट खरीदें। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अब तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड भी हैं आपके पास में, तो क्या गोल्ड में वक्त आया है कि अब रिटर्न बने इस साल? एक निवेशक के पोर्टफोलियो में 5 से 10% पैसा गोल्ड और सिल्वर में लगाना चाहिए। तो सवाल वही है, 2023 में आखिर कहां बनेंगे पैसे, कौन सा सेक्टर दिलाएगा मुनाफा? आज स्पेशल सेगमेंट मार्केट आउटलुक 2023 में बता रहे हैं मार्सिलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सौरभ मुखर्जी। हिंदुस्तान का क्या हाल रहेगा 2023 में? आपके दर्शकों के तरफ से जो मेरी सोच रहेगी कि इंडिया में निवेश करने का मौका अच्छा है। मेरे को पता है कि इंडेक्स ने ज्यादा पैसे नहीं बनाए, हमारे सारे पोर्टफोलियोज एक्चुअली 5 to 10% YOY डाउन है, बट कभी जिंदगी में ज्यादा हमने स्टॉक प्राइस के बारे में सर खपाया नहीं। हम धंधे पे फोकस करते हैं, इकोनॉमी पे फोकस करते हैं। जहां तक हमको नजर आ रहा है इकोनॉमी की हालत बहुत ही मजबूत है, सुदृढ़ हालत में है इकोनॉमी, इसलिए निवेश किया जाए और इंडिया के इकोनॉमी का फायदा उठाया जाए। सौरभ सर, अगर कोई थीम्स ढूंढनी हो निवेश करने के लिए आज से, तो कौन सी बेहतरीन थीम्स हो सकती है जहां पर पैसा लगाया जाए? देखिए, अगर मैं हमारे पोर्टफोलियोज पे गौर करूं, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स जो लार्ज कैप प्रोडक्ट है या लिटिल चैम्प्स जो हमारा स्मॉल कैप प्रोडक्ट है, दोनों में हमको शानदार पैसा बनाने का मौका मिला है काफी सालों से। मेरे ख्याल से काफी साल तक मिलता रहेगा। ये जो पूरा एपीआई मैन्युफैक्चरिंग, फिर एपीआई के नीचे जो रॉ मटेरियल्स एपीआई के अंदर आते हैं, और फिर उनके नीचे जो ग्लास लाइन रिएक्टर्स जहाँ पे पूरा दवाई बनाया जाता है, ये पूरा जो चेन है, ग्लास लाइन रिएक्टर्स, इंटरमीडिएट्स एंड देन एपीआई, ये पूरा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से अच्छी हालत में है। अगले 2-3 साल में ये इंडस्ट्री बूम करेगा। काफी हद तक चाइना में प्रोडक्शन, दुनिया का 90% एपीआई प्रोडक्शन चाइना में होता है, इंडिया में केवल 10% होता है। जहां तक हमको खबर आ रही है कि यूएस के बड़े कंपनीज को साफ साफ ऑर्डर दिया गया है कि इंडिया से ज्यादा खरीदिए। जैसे जैसे इंडिया से एपीआई ज्यादा बिकेगी, ये सेक्टर बूम करेगा। हमारे पोर्टफोलियोज में डिवीज लैब हमारे लार्ज कैप पोर्टफोलियो में है, उसमें पोजीशन बढ़ाए जा रहे हैं लास्ट 3-4 महीने में। जैसे जैसे स्टॉक नीचे आ रही है, हम और खरीदे जा रहे हैं। हमारे स्मॉल एंड मिड कैप पोर्टफोलियो में लिटिल चैम्प्स और राइजिंग जायंट्स में अल्काइल अमीन्स है, सेम जहाँ पे स्टॉक नीचे आ रही है हम ज्यादा खरीद रहे हैं। और फिर हमारे स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में GMM फॉडलर और पोशाक नाम के 2 स्टॉक्स हैं। इन सारे स्टॉक्स में मेरा खुद का निवेश है, मेरे फैमिली का निवेश है, मेरे माँ बाप का निवेश है और हमारे 10,000 क्लाइंट्स का निवेश है। तो ये वाला पूरा सेटअप मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एपीआई और इंटरमीडिएट्स, रॉ मटेरियल्स फीडिंग इनटू एपीआई। और नए साल में कौन से शेयर आपको मालामाल बना सकते हैं, बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। टाटा कम्युनिकेशन, ये है स्टॉक इस साल की। इस स्टॉक की अब री रेटिंग होगी 2 तरीके से, एक रेवेन्यू और प्रॉफिट की वजह से जो ग्रोथ आएगी, और दूसरा प्राइस अर्निंग मल्टीपल एक्सपांशन होगा। जो पी आप आज 20-22 का देते हैं, वो अगर आप 30 और 35 का भी दे दें मिनिमम, तब भी आपको ये स्टॉक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देगा अगले 5 साल के। ये स्टॉक हर एक इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। 5 साल में ये स्टॉक अगर 5,000 भी हो जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको जो टारगेट देना चाहता हूँ 1600 एकदम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है, 2000 मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट है। आराम से 3,500 और 5,000 तक के टारगेट बन सकते हैं। टाटा मोटर्स, और इस साल जैसा हम कह भी रहे हैं कि थोड़ा पैसा बनाना आसान काम नहीं है,
हम अच्छे और क्वालिटी स्टॉक्स के साथ जा रहे हैं जी, जहां पर आपको एफडी से दुगने रिटर्न मिल जाए। हाँ। टाटा मोटर्स सेफ स्टॉक है, बढ़िया स्टॉक है, कोई साल भर में ज्यादा रिटर्न बहुत ज्यादा दिए भी नहीं है, तो आई थिंक वेल पोजिशन है। तो ये स्टॉक है जो आपको बढ़िया कमाल करके रख सकता है। 460, 525 ये दो टारगेट एक साल के लिए लेकर चलें। 380 रुपए के आसपास डीएलएफ है और ये एक और स्टॉक है जो इस साल कमाल कर सकता है। अच्छी दौड़ लगाने के लिए यहाँ से वेल पोजीशनड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। ये एक स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में इस साल के लिए जरूर होना चाहिए। ये टारगेट मैं आपको बता दूं, 450, 525 और 600 ये 3 टारगेट के लिए डीएलएफ आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। नए साल के मौके पर कैसा रहा ऑनलाइन फूड डिलीवरी का कारोबार, बताने के लिए हमारे साथ हैं आशीष चतुर्वेदी। देखिए, न्यू ईयर ईव पर जो फूड डिलीवरी ऐप्स हैं इनकी तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आया है। सबसे पहले मैं आपको क्वांटिफाई करके बताता हूं कि पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो रेस्टोरेंट्स हैं, जो क्लाउड किचन्स हैं, इनमें ऑर्डर वॉल्यूम में 30 से लेकर 35% का जो है बड़ा इजाफा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। स्विगी हो या जोमेटो, सबके जो ऑर्डर वॉल्यूम्स हैं यहाँ पर तगड़ी ग्रोथ आपको देखने को मिली। लेकिन खास बात यह कि जो ग्रोसरी, इंस्टेंट ग्रोसरी की जो डिलीवरी होती है, इसमें पिछले साल का छोटा बेस था, तो वहां के मुकाबले ग्रोथ काफी बढ़िया देखने को मिली है। 3 गुने की ग्रोथ यहां पर आपको ऑर्डर वॉल्यूम्स में देखने को मिली। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे ज्यादा है कि भारत में लोगों ने क्या ऑर्डर किया और पार्टी पर क्या खाया। तो सबसे पहले आप देखें तो ऑर्डर वॉल्यूम जो जोमेटो की तरफ से आई है, इसमें शाम को 45% का इजाफा पिछले साल के मुकाबले यहां पर आपको देखने को मिला है। और जितना जोमेटो की स्टार्टिंग में जब प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था, 3 साल में जितनी वॉल्यूम हुई थी, सिर्फ न्यू ईयर ईव सेलिब्रेशन के दौरान जो है वॉल्यूम रिकॉर्ड होगी और इनफैक्ट सभी आंकड़ों को जो है सरपास कर दिया। अब सीधे इसके ऊपर आते हैं कि भारतवासियों ने जो है क्या ऑर्डर किया, क्या मंगाया है। तो आप देखें करीब 16,514 बिरयानी, यानी करीब अगर आप इसको क्वांटिफाई करके देखें तो 15 टन से ज्यादा जो है बिरयानी के ऑर्डर यहाँ पर आपको देखने को मिले हैं। 56,437 चिप्स के जो है पैकेट वो ऑर्डर किए गए हैं। स्विगी पर बहुत इंटरेस्टिंग डेटा आया कि हर मिनट अगर आप देखें तो 9,500 से ज्यादा के जो है ऑर्डर इनफ्लोज यहाँ पर नजर आए। और भी अच्छी बात यह भी है कि स्विगी पे जो है 61,287 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए गए। और हैरत की बात है कि न्यू ईयर पर लोगों ने, थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खिचड़ियां भी ऑर्डर की, यानी 12,344 खिचड़ी के ऑर्डर जो है वो स्विगी पर दिए गए। 13,984 नाचोस के और 14,890 ये सोडा की जो है डिलीवरी की गई है, यानी बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। लेकिन खास बात यह है कि लोगों ने खिचड़ियां ऑर्डर की और पिछले साल के मुकाबले करीब 30 से लेकर 40% का जो है इजाफा आपको ऑर्डर्स में देखने को मिला है। देश दुनिया से नए साल की तस्वीरें तो आपने अब तक देख ली होंगी, लेकिन अब हम आपको उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का न्यू ईयर सेलिब्रेशन दिखा रहे हैं। बिल्कुल अलग अंदाज में किम जोंग का स्वागत हुआ और किम ने भी अपने खास अंदाज में अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। नए साल के जश्न में उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग की एंट्री देखिए। माइनस में तापमान और लाव लश्कर के साथ किम जोंग। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने नए साल का स्वागत तो किया, लेकिन तस्वीरें कहां की हैं ये किसी को नहीं पता। रेड कार्पेट पर किम जोंग का स्वागत हुआ। जरा गौर कीजिए, किम के ताली बजाते ही हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये शासक हैं, कोई चुने हुए नेता नहीं। नए साल के पहले दिन कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर उत्तर कोरिया ने अपने इरादों को फिर से साफ कर दिया है। उत्तर कोरिया ने पिछले साल रिकॉर्ड संख्या में मिसाइलों का परीक्षण किया था। तानाशाह किम जोंग सार्वजनिक रूप से बता चुके हैं कि दक्षिण कोरिया के साथ तनाव को देखते हुए ये जरूरी था। हर बार की तरह किम जोंग अपने हथियारों के जखीरे के बीच पहुंचे। इतनी बड़ी तादाद में घातक हथियारों को देख किसका सीना गर्व से चौड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन किम ने भी अपनी खुशी का इजहार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। किम जोंग उन ने ऐलान किया कि वो देश की परमाणु हथियारों और किलर मिसाइलों के जखीरे में बड़े पैमाने पर वृद्धि करने जा रहे हैं। किम जोंग ने दावा किया है कि वो अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये कदम उठा रहे हैं। दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच वार पलटवार के बीच इस पूरे क्षेत्र में किम जोंग चुनौती बने हुए हैं। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन किम पर काबू कौन पाएगा,
सबसे बड़ा सवाल यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हवा में हुए एक भयानक हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यहां हवा में 2 हेलीकॉप्टर्स आपस में टकराने से 2 लोग सहित दोनों पायलट की मौत हो गई, जबकि हादसे में घायल 9 लोगों में से 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा एक थीम पार्क के पास हुआ। यहां लोग हेलीकॉप्टर्स में जॉय राइड कर रहे थे। एक चश्मदीद ने बताया कि एक हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रहा था और दूसरा टेक ऑफ कर रहा था, तभी दोनों आपस में टकरा गए और थीम पार्क को फिलहाल घटना के बाद बंद कर दिया गया है। घटनास्थल को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा विवाद के बाद अब आतंकी हमलों को लेकर भी तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने धमकी दी है कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पनाहगाहों पर हमला किया जा सकता है। इसके जवाब में अफगानिस्तान की तालिबानी हुकूमत ने कहा कि इस तरह के हमले किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे। पाकिस्तान के इस बयान पर अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ने अलग से एक बयान जारी करके कहा कि अफगानिस्तान की सरजमी पर हमले की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। ब्राजील में लूला डा सिल्वा ने आज राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है। वो तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान 10,000 सुरक्षा बल मौजूद रहे। उनके समर्थक अपने नेता को राष्ट्रपति बनते देख उनके लिए प्लेन, गाड़ियों और साइकिलों पर समारोह के स्थान पर पहुंचे। शपथ लेने के बाद लूला डा सिल्वा ने कहा कि उनका फोकस ब्राजील का पुनर्निर्माण करना होगा। वो ब्राजील का फिर से विकास की राह पर उसको ले जाएंगे और लूला ने ब्राजील के गरीब लोगों के जीवन में सुधार, नस्लीय और लैंगिक समानता को लेकर काम करने का भी वादा किया है। तो इसी के साथ इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दें। #ZIndia360 याद रखिए। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिए। नमस्कार।